जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान युद्ध की ही होगी। आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप की ही होगी। आज जो मैं नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं वो ट्रंप के माथे पर चिंता की गहरी लकीर ला रही है। यही जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रंप एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जब आपने ईरान का युद्ध देखा था, न्यूज़ चैनल्स पर आपने वीडियोस देखे होंगे, तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पर, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि ईरान जो पलटवार कर रहा था वो खाड़ी के देशों में त्राहिमाम मच रहा था। खुद डोनाल्ड ट्रंप का आधिकारिक बयान भी है कि जब उन्होंने ये पूरी प्लानिंग कर ली थी, जब स्ट्रेटेजी बना ली थी ईरान पर हमला करने की, तो उन्हें तो ये पता ही नहीं था, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान जो पलटवार करेगा वो इन देशों पर करेगा। आपको लग रहा होगा कि भला ईरान ने खाड़ी के देशों पर पलटवार क्यों किया? हमला तो अमेरिका ने किया था, इजराइल ने किया था, तो ईरान ने इन देशों पर यानी कि सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, जॉर्डन, बहरीन जैसे देशों पर ईरान ने पलटवार क्यों किया? और पलटवार कोई ऐसा वैसा नहीं किया, ऐसी भयानक बर्बादी लेकर आया कि वो खाड़ी के देशों की त्योरियां चढ़ गई है। यानी वो बहुत नाराज हैं, सख्त नाराज हैं। किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह बयान दिया था कि उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था, तो ये एकदम सच है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो पूरी प्लानिंग कर ली थी, उनको ये लग रहा था कि ईरान के ऊपर अगर उनके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं कि कहां पर सुप्रीम लीडर है और कहां पर आईआरजीसी के कमांडर सारे एक साथ हैं, यानी एक छत के नीचे अगर हैं, तो एक बार में एक हमले में अगर उस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाता है तो ईरान की पूरी सरकार मार दी जाएगी सुप्रीम लीडर के साथ। और यही हुआ था। 28 फरवरी को सवेरे 8 बजे अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। धमकी वो पहले से दे रहे थे। जब ईरानी जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए, हम आपकी मदद को तैयार हैं, लेकर आ रहे हैं। उन्होंने तो यहां भी कहा था कि जब बार बार जो इनडायरेक्ट टॉक्स वहां पर ओमान की मदद से जेनेवा में और ओमान में हो रहा था, और उस समय जब वार्ता सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने यही बयान दिया था कि अब इसके बाद का एक्शन लेंगे वो। और वही किया उन्होंने। सवेरे 8 बजे हमला कर दिया और ईरान की पूरी सरकार को मार दिया। लेकिन जो अंदाजा उन्होंने लगाया था, जो कैलकुलेशन उन्होंने लगाया था और बेंजामिन नेतन्याहू ने लगाया था, वो ये था कि इस हमले के बाद यानी सुप्रीम लीडर को वो मार देते हैं और ईरान कि जितने नेता, जितने बड़े बड़े कमांडर से अगर वो मार दिए जाते हैं तो उसके बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा। जो बचे खुचे नेता हैं, जो कमांडर्स हैं आईआरजीसी के, वो अमेरिका और बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के सामने घुटने टेक कर ये कह देंगे कि हम अब इस युद्ध को नहीं लड़ सकते हैं। आपने तो पहले ही हमले में हमें बर्बाद कर दिया है, तो अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। यानी कि आईआरजीसी और ईरान के बचे खुचे नेता सरेंडर कर देते डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के सामने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमले के यानी कि जब अयतुल्ला खमनई और बाकी लोगों को मार दिया गया, उसके चंद घंटों के बाद से ईरान के अलग अलग जितने उनके आईआरजीसी के डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन जगहों से अलग अलग स्थानों से ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से पलटवार होने लगा। ईरान ने और ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस स्थिति को पहले से भांप लिया था। अयतुल्ला खमनेई ने अपनी जिंदगी में ही, अपने वक्त में ही, अपने रहते ही उन्होंने मैंडेट दे रखा था आईआरजीसी के 31 ब्रिगेड्स को, जो अलग अलग हिस्सों में ईरान में तैनात थे। और उनके पास ये सुप्रीम लीडर का मैंडेट था, ये फरमान जारी हुआ था कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं, ईरान की सरकार अगर नो कांटेक्ट में आ जाती है, तो जो 31 ब्रिगेड्स हैं अलग अलग ईरान के शहरों में, वो उनके पास ये मैंडेट होगा कि वो इन टारगेट्स पर, यहां पर मैं खास शब्द यहां पर जोर देकर बोल रहा हूं, टारगेट्स पर, मतलब अयतुल्ला खमनेई ने पहले से बता दिया था कि अगर ऐसा होता है तो आप जो पलटवार करेंगे वो कहां कहां करेंगे। उनका ये कहना था, उनका ये मानना था, उनका ये मैंडेट था। उन्होंने कह दिया था आईआरजीसी के कमांडर्स के साथ बैठक में, ये कह दिया था कि आपको अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं खाड़ी के देशों में, वहां हमला करना है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा था कि सीधा
अमेरिका पर क्यों नहीं हमला कर दिया? खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखे, वहां क्यों क्यों किया? तो यहां पर आपको बताना बहुत जरूरी है कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो बहुत लंबी दूरी के नहीं हैं। मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास नहीं है। उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसकी जो रेंज है, उनकी रेंज है 2000 किलोमीटर तक। यानी वो खाड़ी के देशों तक हमला कर सकते हैं, इजराइल तक हमला कर सकते हैं। और जो ड्रोन्स, बहुत खतरनाक ड्रोन्स बना रखे थे ईरान ने, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अमेरिका तक उड़कर जाते, और अगर इतनी दूर उड़कर जाते भी तो उन्हें रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता। तो पहले से ही ईरान ने यह भांप लिया था कि उनके ऊपर फिर से हमला होकर रहेगा। मैं फिर से हमला इसलिए कह रहा हूं कि 2025 के जून में एक बार इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिनों का युद्ध हुआ था, और उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था। जब ईरान हमले करता था इजराइल के ऊपर, तो ईरान उसे न्यूट्रलाइज करता था, उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को और उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करता था जो इजराइल की धरती की तरफ आते थे। तो 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद ये ईरान को लग गया था कि एक बार फिर से हमला होगा, और हो सकता है ज़्यादा बड़ा हमला हो। इसीलिए ईरान ने ये पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर आपको पलटवार करना है, आपको अमेरिका और इजराइल को भयानक जवाब देना है, भयानक पलटवार करना है, तो आप अमेरिका तो जा नहीं सकते हैं। आप वाशिंगटन और न्यूयॉर्क पर निशाना साध करके कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स तो आप दाग नहीं सकते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा ये था कि जो युद्धपोत ईरान के आसपास अमेरिका ने खड़ा कर रखा था उन पे, और जो खाड़ी के देशों में, अलग अलग देशों में जो अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे थे, जहां से भी हमला ईरान की तरफ हो रहा था, उन पर हमला करो। तो बात तो यहां निकल कर ये आई कि जब पलटवार होने लगा तो 8 खाड़ी के देशों पर ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया। कतर में, जॉर्डन में, बहरीन में, जहां जहां अमेरिकी सैनिक थे, जहां जहां उनके अड्डे थे, वहां किया। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी जो वहां पर इन सैन्य अड्डों के अलावा खाड़ी के देशों में, यानी कि मैं कतर की बात कर लूं, जॉर्डन की बात कर लूं, बहरीन की बात कर लूं, तो उनके दूसरे इंस्टॉलेशंस पे भी हमला हुआ था। एक दिन तो ऐसा भी आया था कि ईरान ने कह दिया था कि जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, वहां हम हमला करने वाले हैं रात में 10 बजे, और किया भी था। तो इस पूरी जानकारी का मतलब ये था, जो मैं आपके लिए जो इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, वो ये था कि खाड़ी के देशों को ये लग गया था इस युद्ध में, 40 दिनों के इस युद्ध में उन्हें ये लग गया कि वो एक ऐसे युद्ध में फंस गए हैं जो उनका था ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा गलत फैसला कर लिया था जिसकी वजह से ईरान के महायुद्ध में खाड़ी के इन देशों को जबरदस्ती खींच लिया गया, और वहां भी बर्बादी होने लगी। और इसी बात से खाड़ी के देश सख्त नाराज बताए जा रहे हैं। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और वहां पर नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, तो उस तरफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही थी उस एरिया में, वो भी बंद है, सप्लाई चेन बंद है। और हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का कच्चा तेल 20% और 30% गैस की सप्लाई होती है, तो वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन बंद है। अब ईरान चाह कर भी उन जहाज़ों को नहीं भेज पा रहा है, क्रॉस नहीं करवा पा रहा है, जैसे उसने युद्ध के दौरान करवा दिया था। बहुत सारे ऐसे देश थे, चाइना था, भारत था, पाकिस्तान के भी टैंकर्स, इनको ईरान ने या तो अच्छी दोस्ती के नाम पर या पैसे लेके टोल कलेक्शन करके जहाज़ों को क्रॉस करवा रहा था। यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से वो टैंकर्स गुजर रहे थे कच्चा तेल लेकर के, जिन्हें ईरान जाने देना चाहता था। और जो अमेरिका और इजराइल के मित्र देश थे, उनके सारे के सारे टैंकर्स आज भी फंसे पड़े हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में आज भी माइंस लगा रखा है ईरान ने, और उसके बाद ईरान के समंदर में चारों तरफ से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। मतलब अमेरिका के युद्धपोत वहां लगे पड़े हैं कि अगर कोई भी जहाज ईरान से निकल करके अगर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसे उड़ा देंगे, और साथ ही बाहर से कोई टैंकर अगर ईरान में आना चाहे तो वो उसे उड़ा देंगे। तो मतलब एकदम साफ था कि इस पूरे युद्ध में, महायुद्ध में, जो 40 दिनों का युद्ध चला, और अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट जो सेंटर पॉइंट बना हुआ है इस युद्ध का, यानी कि अब ईरान के मेनलैंड पर हमला तो होता नहीं है, अब जो पूरी की पूरी कहानी आ गई है वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर आ गई है। और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से, ईरान के बारूदी सुरंगों का जाल बिछा देने से, पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर असर पड़ रहा है। वहाँ पर सप्लाई चेन बंद है, रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं जा रही है, उससे महंगाई भी बढ़ रही है। और महंगाई सिर्फ खाड़ी के देशों में नहीं बढ़ रही है, एशिया में ही नहीं बढ़ रही है, खुद
अमेरिका की बात कर लें, सुपर पावर है, महाधनी देश है, पैसों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका का जो डॉलर्स है उससे पूरी दुनिया चलती है। दुनिया के लगभग हर देश में डॉलर्स को एक्सेप्ट किया जाता है और डॉलर्स की जो बादशाहत है कई दशकों से चली आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका में जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है और अभी की जो ताज़ा स्थिति है, जो वहाँ पर गैस, जो 1 गैलन जो गैस मिलता था $2-2.5 का, वो $4 से $5 के आसपास हो गया है। मतलब वहाँ भी गैस की कीमत डबल होने वाली है। तो इसीलिए अमेरिका में भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध हो रहा था। वहाँ भी लोग कह रहे थे कि ईरान का जो युद्ध था उसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पर जानबूझकर थोप दिया। जब नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ केंट, उन्होंने इस्तीफा दिया था ईरान के युद्ध के खिलाफ, तो उन्होंने अपने इस्तीफे में यही लिखा था कि ईरान से कोई सीधा थ्रेट अमेरिका को तो था ही नहीं, ये युद्ध तो अमेरिका का होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने साफ शब्दों में ये लिखा था कि यह युद्ध ईरान और इजराइल के बीच का था और इजराइल के बहकावे से और इजराइल की जो लॉबी अमेरिका में एक्टिव रहती है, उसके बहकावे में आकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया था और उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती अमेरिका को इस युद्ध में थोप दिया और उसका असर सिर्फ अमेरिका पे नहीं पड़ा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, खाड़ी के देशों पर पड़ा। और जब हम यहाँ पर खाड़ी के देशों की चर्चा कर रहे हैं तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि खाड़ी के लगभग सारे देश, कम से कम उन देशों की बात तो कर ही नहीं जो अरब कंट्रीज़ हैं और जहाँ जहाँ पर अमेरिका ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं और जिन जगहों पर ईरान ने पलटवार करके बर्बादी मचाई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी का 2 बड़ा कारण है। पहला तो ये कि अभी तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला है। दुनिया की जो इकोनॉमी है, दुनिया की जो ऑयल की इकोनॉमी है, वो अभी भी पूरी तरह से बंद है और पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है और स्थिति इतनी खराब है, विस्फोटक हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री को भी ये अपील करना पड़ गया है, भारत में भी, कि हम पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें। खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की जो संख्या थी उसे कम कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। देश के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने, सरकारी अफसरों ने अब तेल की खपत को कम करने का प्रण ले लिया है और अपने अपने काफिले में मुख्यमंत्रियों ने भी गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। मतलब सीन ये है, अगर मैं इसे सरल शब्दों में आपके लिए बताऊं तो अब ऑयल इमरजेंसी जैसा होने वाला है। मतलब आने वाले वक्त में अगर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और महीना, 2 महीना अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसे ही बंद रहा तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से जो खाड़ी के देश कल तक अमेरिका के लिए उसके साथ खड़े थे और ईरान युद्ध में उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर उसकी मदद की थी और ईरान पर जब हमला हो रहा था उसमें अपने सैन्य अड्डों को जो अमेरिका ने बना रखे हैं उनकी धरती पर, वहाँ से वो हमला करने दे रहे थे और ईरान के हमलों को झेल भी रहे थे, वो अब नाराज होते जा रहे हैं। बात गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की यहाँ पर करनी है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो अरब के देश हैं, जो वहाँ पर जहाँ पर सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखे हैं, उनके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो बेहद नाराज हैं। उन्हें अब लग गया है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं उनके पास बचा है और अगर ऐसे ही वो जैसे ईरान के युद्ध में वो अमेरिका के कहने पर उसमें इन्वॉल्व हो गए और वो लगातार आर्म्स एंड अम्युनिशंस के लिए अमेरिका पर निर्भर रहते हैं और अमेरिका उनसे मोटी रकम वसूलता है और ये कहता है कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो वो सब गप निकला। यहाँ पर अमेरिका शुरू से ये कहते आ रहा है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से, जब से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जब इंटरेस्ट जग गया, तो तभी से अमेरिका ये लगातार उन देशों को, अरब कंट्रीज़ को, खाड़ी के देशों को ये कह रहा था कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे और हम इसीलिए अपने सैन्य अड्डों को आपके यहाँ स्थापित करेंगे। लेकिन अब इन्हीं खाड़ी के देशों को लग गया है कि ये एकदम गलत फैसला था उनका। उन्होंने जो अमेरिका को जो अलाउ कर दिया अपनी धरती पर सैन्य अड्डा बना देने से, उससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है इस महायुद्ध की वजह से और हॉर्मुज स्ट्रेट जो बंद है उसकी वजह से। तो अब वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह अमेरिका के चंगुल से बाहर आ जाए। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा, हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसे ही बंद रहा, तो जल्दी ही हम अरब कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनकी तरफ से कोई बड़ा बगावत अमेरिका के खिलाफ हो सकता है। हो सकता है वो कह दें ट्रंप को कि हम और ज़्यादा अब आपको ऐसी मदद अब नहीं करेंगे, सैन्य अड्डे आपको हम यहाँ चलाने नहीं देंगे। तो
तो पूरी जानकारी यही है कि अब ट्रंप के लिए एक नया टेंशन शुरू हो गया। हालांकि ट्रंप आज से चीन के दौरे पर है, 3 दिन के दौरे पर वो चीन आज जा रहे हैं और उसके बाद पूरी कोशिश होगी उनकी कि वो चीन को कह दें, कन्विंस करने कि ईरान को वो समझा ले और ईरान को इस बात के लिए समझा ले कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए जो कड़ी शर्तें ईरान ने रखी है उसमें थोड़ा सा उस लचीलापन दिखाए ताकि बातचीत के टेबल पर दोनों देश एक बार फिर से आ जाए और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का कोई तरीका निकल आए। लेकिन जो जानकारी है वो यही है कि अब एक तरफ नेटो ने बगावत कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका की जनता ने बगावत कर दिया था, नो किंग्स प्रोटेस्ट बार बार वहाँ हो रहे थे, वहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी वहाँ से भी बार बार निकल करके विरोध के स्वर आते थे। जो डेमोक्रेट सीनेटर्स हैं अमेरिका में वो सवाल, बहुत तीखे सवाल संसद में पूछते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो कुल मिला के स्थिति इतनी खराब हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं के नहीं रहे। अमेरिका की जनता नाराज है, नेटो नाराज है और अब खाड़ी के देश भी डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों की वजह से सख्त नाराज बताए जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ और इसे डाउनलोड करें और 24 घंटे देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।